Good evening, everyone, and welcome to the orientation session for SBR for December 2024 exam. This time, there are many additions to the SBR batch. This time, there are many additions to the SBR batch in terms of the number of students getting increased and the wonderful result coming from quarter to quarter. तो 3-4 चीजें ऐड हुई हैं, वो क्या ऐड हुई है और वो क्यों ऐड हुई है, उनका आपको बैकग्राउंड भी दूंगी और इस पेपर के बारे में भी बताऊंगी. The first thing we need to know is what exactly is going to be covered under this session. Number 1, हम इस पेपर के बारे में जानेंगे. Number 2, इस पेपर को कैसे हैंडल करना है, कोर्स में क्या क्या मिलेगा, पेपर पैटर्न क्या है, इस पेपर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है. थर्ड पॉइंट में मेरी आपसे कुछ उम्मीदें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है. एंड द लास्ट थिंग, आपका एसबीआर का कैलेंडर, जिसमें सबसे ज्यादा चेंजेस हैं. तो मैं सबसे पहले आती हूं इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पेपर पे. यानी सबसे पहले ये देखते हैं कि हम ये पेपर कर ही क्यों रहे हैं. जैसा कि मैं एफआर में भी कहती हूं, यहां भी बोलूंगी, आप लोगों की सबसे पहले प्लेसमेंट या मोस्ट प्रेफर्ड पोजीशन होती है एज एन ऑडिटर. लेकिन ऑडिट करने के लिए पहले फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कैसे बनते हैं वो भी तो समझ में आना चाहिए. Without understanding how these financials are created, what are the rules and regulations, what are the IFRS, what are the standards applicable, जब तक ये समझ में नहीं आएंगे, आप एज एन ऑडिटर कैसे एक्ट करेंगे. And if you see in this complete chart which I took from the ACCA's website, ये जैसे ही आप उनका करियर वाले पॉइंट पे क्लिक करते हैं, ये समराइज पोजीशन आ जाती है नीचे नीचे ड्रॉप डाउन करके वेबसाइट पे ही. मैंने ये 13 सितंबर को लिया था. अब तो हो सकता है इसकी सिचुएशन में चेंजेस आ गए हो, कुछ और नंबर बढ़ गए हो, कुछ कम हो गए हो, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 2-3 डेज नाउ. लेकिन मोटा मोटा अगर आप यहां देखेंगे, आप लोगों की सबसे ज्यादा नौकरियां अकाउंटेंसी में, जिसको रिपोर्टिंग के नाम से भी आप जानते हैं, अकाउंट्स असिस्टेंट के नाम पे, असिस्टेंट अकाउंटेंट के नाम पे, और ये ऑडिट 5000 के आसपास एज ऑफ नाउ वैकेंसीज वर देयर. ये इतनी सारी वैकेंसीज को फिल करने के लिए जो ऑडिटर्स चाहिए वो मार्केट में सप्लाई में ही कम होते हैं. आप जो ज्यादातर ये फर्स्ट वाले कॉलम में देख रहे हैं, ये सारे के सारे आपको एसबीआर ऑडिट एफआर से रिलेटेड ही प्रोफाइल्स मिलेंगे. दैट्स व्हाई दिस पेपर बिकम्स ऑफ अ बिग इंपॉर्टेंस फॉर ऑल ऑफ यू. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अकाउंटेंसी तो वैसे कोर होनी चाहिए यार. उसकी फर्स्ट एंड प्राइमरी स्ट्रेंथ लाइज इन अकाउंटेंसी, दैट इज रिपोर्टिंग. तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये पेपर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सब के लिए. अब आती हूं नेक्स्ट चीज के ऊपर. इस पेपर के बारे में जानते हैं, इसके पेपर पैटर्न के बारे में. अब क्योंकि पी लेवल में आई ऑलवेज सजेस्ट कि आपका फर्स्ट पेपर शुड बी एसबीआर. उसका रीजन बताती हूं. पी लेवल में प्रोफेशनल स्किल मार्क्स होते हैं जो आपके स्किल सेट को देख के एलोकेट होते हैं. अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं, 100 मार्क्स के पेपर में से 80 मार्क्स का पेपर टेक्निकल नॉलेज पे होता है और 20 मार्क्स प्रोफेशनल स्किल्स का होता है. एसबीएल में और ऑप्शनल पेपर्स में सिर्फ और सिर्फ एसबीआर ऐसा पेपर है जिसमें प्रोफेशनल स्किल मार्क्स 20 नहीं है, 4 है. सिर्फ एसबीएल इतना टफ पड़ जाता है अपने आप में, उन स्किल्स को डिमॉन्स्ट्रेट करना अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है. बाकी जो ऑप्शनल पेपर्स होते हैं वो फिर भी ठीक ठाक निकल जाते हैं प्रोफेशनल स्किल्स में, लेकिन प्रोफेशनल स्किल डिमॉन्स्ट्रेशन में सबसे खतरनाक एसबीएल आता है. तो प्रोफेशनल स्किल मार्क्स है क्या? क्या आपसे जो मांगा गया वही आपने लिखा? आर यू राइटिंग रेलेवेंट? अगर क्वेश्चन ने बोला एनालिसिस करो तो क्या आपने एनालिसिस रियली किया? अगर क्वेश्चन ने बोला इवैल्यूएशन करो तो क्या आपने इवैल्यूएशन को डिस्प्ले किया? अगर क्वेश्चन ने बोला कमर्शियल अक्यूमेंट शो करो, ये कमर्शियल अक्यूमेंट नाम ही नया लग रहा है. कमर्शियल अक्यूमेंट मींस आपकी रियल बिजनेस सिचुएशंस की समझ. वो आती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, वो रातों रात नहीं आती है, बंद कमरे में बैठ के नहीं आती है.
कमर्शियल अक्यूमेन हम सब में होती है, लेकिन हमें समझ में नहीं आती है कि कमर्शियल अक्यूमेन है क्या। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कॉस्ट कटिंग करनी है, सारे एम्प्लॉयज को निकाल दो, तो कमर्शियल अक्यूमेन ये बोलेगी कि हमारी ब्रांड इमेज कस्टमर की नजर में खराब हो जाएगी। दिस इज कमर्शियल अक्यूमेन। यू आर डूइंग समथिंग व्हिच इज नॉट रिटन इन द बुक्स, बट you have seen the people liking a company who really works well for its employees, who has good employee friendly policies. अगर आप अच्छे एम्प्लॉयर होते हो तो कस्टमर का एक नजरिया, एक पर्सपेक्टिव चेंज होता है। इसे कमर्शियल अक्यूमेन बोलते हैं, जहां आपको ये समझ हो कि किसी चीज का प्रैक्टिकल जिंदगी में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। वी आर मेकिंग स्पाइसेस, लेट सपोज हमारा जो कॉम्पिटिटर है उनके सबके $50 का एक पैक आता है, क्या हम $100 का पैक लॉन्च कर सकते हैं विदाउट डिफरेंशिएटिंग आवर स्पाइसेस? नो, वी कैन नॉट डू दैट। दिस इज कमर्शियल अक्यूमेन। आइडिया वोडाफोन का मर्जर हुआ, कंपनी ए कंपनी बी का मर्जर हुआ, दोनों कंपनीज के एम्प्लॉयज में क्लैशेस बढ़ गए। कमर्शियल अक्यूमेन विल कम इनटू पिक्चर। आपके ये समझ बीच में आएगी कि जहां पे भी कल्चरल डिफरेंसेस आएंगे वहां पे एम्प्लॉयज को एक दूसरे के साथ जेलअप करने में प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। तो हम समझ को कमर्शियल अक्यूमेन बोलते हैं, जो एक प्रोफेशनल स्किल होती है जो आपको डिमॉन्स्ट्रेट करनी होती है। लेकिन एसबीआर में ये सारी स्किल्स साइड हो जाती हैं। तो हमें अभी पी लेवल में एंट्री जब लेते हैं, पहले ही एक तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस गायब हो जाते हैं, सब्जेक्टिव लिखना होता है, लेवल थोड़ा अप हो जाता है, और उसमें प्रोफेशनल स्किल्स भी अगर डाल दो तो ये सब के लिए हैवी हो जाता है। दैट्स व्हाई आई रेकमेंड कि आपके पी लेवल की शुरुआत हमेशा एसबीआर से होनी चाहिए, जिसमें प्रोफेशनल स्किल मार्क्स सिर्फ 4 ही है। तो एटलीस्ट हम इस पेपर में थोड़ा सा पी लेवल से इक्विप हो जाते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई इनका सिस्टम क्या है, कैसे मार्किंग होगी, कैसा सारा सॉफ्टवेयर दिखेगा, हम कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ लिखना 3 घंटे में। केसेस और एग्जिबिट्स के साथ अब क्वेश्चंस आएंगे। एग्जिबिट मतलब एनेक्शर। उसके बाद में जब थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा, देन यू कैन डिसाइड इफ यू वांट टू गो अहेड विद ऑप्शनल पेपर्स और एसबीएल। तो मोटा मोटा बात समझ में आई, व्हाई एसबीआर शुड बी योर फर्स्ट चॉइस व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू योर पी लेवल। क्लियर है सबको? बताओ। यस मैम। ठीक है, अब समझते हैं इसका पेपर पैटर्न। नंबर 1, forget about objective type questions. No more objective type questions now. It's going to be all subjective paper. That means you will write everything, you will do your calculations, and everything would be checked. There are no 3 sections, there are only 2 sections. Section A and Section B, both 50-50 marks के। Section A में क्या है? एक क्वेश्चन 30 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का। लेकिन ध्यान रखना, ये आता है ऐसा, ये एसीसी ने बोला नहीं है कि ऐसा ही आएगा, लेकिन ये आता ऐसा ही है। मतलब पिछले 5 साल अगर आप उठा लो तो 30 मार्क्स और 20 मार्क्स आए हैं, बट एसीसी ने कमिटमेंट नहीं दी है इस बात पे। एसीसी ने बोला है सेक्शन ए इज ऑफ 50 मार्क्स, दैट्स इट, दिस स्टॉप्स हियर, दिस स्टॉप हियर। बट फॉर सेक्शन बी दे वेरी क्लियरली से कि 25 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस। यानी यहां पे एसीसी ने स्पेसिफिकली बोला है, जबकि सेक्शन ए में नहीं बोला है। सो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगी, ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। अगर कुछ शॉकर आ जाता है एग्जाम में, एक्सेप्ट इट, दैट्स ओके। हमें सिलेबस की तैयारी करनी है, नॉलेज बेस पे तैयारी करनी है। अब नंबर 30 मार्क्स का क्वेश्चन आए, चाहे वो 25 का टर्न हो जाए, इट हार्डली मैटर्स, चाहे वो 30 का है, तो हमें उसमें चिंता में नहीं पड़ना है। बट मोटा मोटी सिंस 5 years 4 years 30 marks and 20 marks, this is how it is there in the paper. अब साल भर पहले एक चेंज होता है, उसमें क्या चेंज आता है? क्वेश्चन नंबर 1 of the paper relates to consolidation. Now you are given a pre-populated Excel sheet जिसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट्स की एंट्रियां करनी होती हैं। प्री-पॉपुलेटेड एक्सेल शीट का मतलब होता है, लेट्स सपोज एक बैलेंस शीट पीएनएल है, उसमें काफी सारे आइटम्स डले हुए होंगे और आपसे 3-4 आइटम्स के ट्रीटमेंट्स डालने को क्वेश्चन बोलेगा। यानी ड्राफ्ट पीएनएल और ड्राफ्ट बैलेंस शीट विल ऑलरेडी बी गिवन टू यू, you will have to do some adjustments in it.
और इन एडजस्टमेंट्स के ही आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। तो ये प्री पॉपुलेटेड एक्सेल शीट आपको मिलेगी क्वेश्चन नंबर 1 में, जो 30 मार्क्स का है। बस इतना ही चेंज हुआ था साल भर पहले। सिलेबस में छोटे मोटे चेंजेस हुए, वो सारे मैंने अपडेट कर दिए हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो नए मॉक्स हो रहे हैं वो भी प्री पॉपुलेटेड एक्सेल शीट के साथ ही हो रहे हैं। सो whatever has been changed, it has been already taken care of in the classes. अब इस पे जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है स्पेसिफिकली, वो एथिक्स से रिलेटेड आता है, बिकॉज अब आप लोग, ज्यादा टाइम नहीं होगा जब आप लोग ACCA क्वालिफाइड या तो अफिलिएट्स बन जाओगे या फिर मेंबर्स बन जाओगे। मोस्ट लाइकली आप मेंबर्स बनते हो, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी अपना एक्सपीरियंस ले रहे होते हो। यानी जैसे ही पेपर्स क्लियर होंगे, आपके हाथ में आ जाएगी साइनिंग अथॉरिटी। तो आपको ACCA का कोड ऑफ एथिक्स और एथिक्स जो अकाउंटेंट्स पे अप्लाई होते हैं वो पता होने चाहिए। तो इन एथिक्स के ऊपर हर जगह बात होगी, हर पेपर में बात होगी। यू विल सी दिस एथिकल पार्ट इवन इन AFM। SBL में तो ये दिखेगा ही दिखेगा, ये APM में भी दिखेगा। तो एथिक्स आपको हर जगह नजर आएंगे। एंड इवन इफ यू ऑप्ट फॉर AAA, वहां तो वैसे ही एथिक्स की बात होती है, थ्रेट्स ऑफ इंडिपेंडेंस की बात होती है। तो ये कुछ सेट एरियाज हैं जो रहेंगे ही रहेंगे। सेक्शन बी कैन बी फ्रॉम एनीथिंग। 2 क्वेश्चंस जो 25 मार्क्स के आएंगे, इसमें सब पार्ट्स होते हैं। 5 मार्क्स का एक पार्ट, 6 मार्क्स का एक पार्ट, 4 मार्क्स का एक पार्ट, इस तरह से होते हैं इसमें। सो इट्स नॉट कि 25 नंबर की एक बैलेंस शीट बना दो, ऐसा नहीं आता है SBR में। ना ही पूरी बैलेंस शीट, पूरा PNL बनाने आता है। तो पेपर कैसा आता है? आपको एक केस दिया हुआ होता है, नीचे उसकी रिक्वायरमेंट होती है, डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन व्हिच शुड बी डन बाय द कंपनी एज ऑन द ईयर एंडेड ब्ला ब्ला ब्ला। यानी वो ट्रीटमेंट डिस्कशन की बात करते हैं। मैं आपको इसका एक सैंपल दिखाऊंगी कि किस तरह के पेपर दिखते हैं ये। अब इसमें डिस्कस आएगा, लेके चलती हूँ, चलो लेट्स नॉट स्टॉप इट एनीवेयर। मैं लेके चलती हूँ आपको और ACCA की वेबसाइट पे चलते हैं। किस तरह का पेपर होगा उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस पेपर में हमें करना क्या है और इसमें अप्रोच क्या रखनी है। बिकॉज मे बी यू हैव नॉट ज्वाइन द क्लासेस, बट वेर एवर यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन, इन चीजों का ध्यान रखना। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। आई हैव ऑलरेडी असाइन माई सेल्फ सम एग्जाम्स, ताकि मैं तुम लोगों को ये दिखा सकूं। थोड़ा सा लेटेस्ट सा देखते हैं। 2024 वाला खोल रही हूँ एक बार। नाउ लाइक दिस यू विल हैव सम एग्जिबिट्स। एक क्वेश्चन आएगा, उसमें एग्जिबिट्स होंगे। पहले एग्जिबिट में ये कुछ फंक्शनल करेंसी की बात कर रहे हैं, यानी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी वाला। मॉनेटरी आइटम्स किस पे कन्वर्ट होते हैं, नॉन मॉनेटरी किस पे कन्वर्ट होते हैं, ये याद आ जाएगा यहाँ पे। देन कुछ 3 इश्यूज के बारे में बात हो रही है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस पे बात हो रही है, और ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड SOFP, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात हो रही है। अब मैं इसकी ना एक बार आपको रिक्वायरमेंट दिखाती हूँ। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सो द रिक्वायरमेंट विल बी समवेयर कैलकुलेटिव। Now see this word, explain. Then see the next word, discuss. Then the second adjustment is related to the pre-populated spreadsheet, यानी इस एक्सेल में आपको एडजस्टमेंट्स करने हैं। और लास्ट वाला जो C पार्ट है उसमें भी डिस्कस। तो ये FR की तरह नहीं है जहां पे आप बैलेंस शीट बनाएंगे, PNL बनाएंगे या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने लग जाएंगे। ये नहीं बनाने आएगा, आपको एक पर्टिकुलर उलझी हुई चीज का ट्रीटमेंट डिस्कस करना है। मैं आपको नेक्स्ट आगे वाले सेट ऑफ क्वेश्चंस भी दिखाती हूं।
ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का. लेट्स हैव अ लुक एट द रिक्वायरमेंट्स. डिस्कस एंड प्रोफेशनल स्किल मार्क्स कम. 2 मार्क्स का प्रोफेशनल स्किल्स, तो 2 नंबर यहाँ पे, 2 नंबर आगे सेक्शन बी में वेट कर रहे होंगे. ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जिसमें डिस्कस डिस्कस आ रहा है. आगे भी बढ़ जाते हैं, चलो. क्वेश्चन नंबर 3, इसकी भी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं. 25 मार्क्स का है ये, तो 25 के होते हैं सेक्शन बी में. और यहां देखो, एक्सप्लेन, डिस्कस, एक्सप्लेन, पूरा का पूरा 25 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन पे. कोई बात नहीं. एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, 25 मार्क्स का. एक्सप्लेन, outline 3 examples, critically assess. Now there is a specific meaning of these words. critically assess का मतलब होता है आपको क्रिटिसाइज करना होता है, या फिर बहुत ही डेप्थ में जाके उसका एनालिसिस करना होता है, स्पेशली उसकी लिमिटेशन से रिलेटेड. तो यहाँ पे क्रिटिकली असेस में अगर आपने फायदे गिनाने चालू कर दिए ना, मोस्ट लाइकली यू विल लूज मार्क्स. तो क्रिटिकली असेस में बहुत डीप डाउन करके असेसमेंट करना है, प्लस ज्यादा चैलेंजेस बताने हैं. लास्ट, एक्सप्लेन एंड डिस्कस. तो क्या समझ में आया? हाउ इज द एसबीआर पेपर गोइंग टू बी? आई जस्ट डिडंट वांट टू स्केयर यू ऑल. इट्स जस्ट दैट डू नॉट एक्सपेक्ट कि जैसे हम एफआर में कैलकुलेशंस करके प्रेजेंट कर देते थे सेक्शन सी में, ऐसा ही कुछ होगा. ऐसा कुछ नहीं है. इट्स क्वाइट नहीं, पोल्स अपार्ट. बट इसमें कॉमन एक क्या चीज है, ये एफआर का ही एक्सटेंशन है. आपको एफआर से 40% ऊपर इसका लेवल मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड नॉलेज. यानी 60% सिलेबस जो एफआर का किया हुआ है, उसी के हर स्टैंडर्ड में थोड़ी थोड़ी सी और एडवांसमेंट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है, प्लस 2-3 स्टैंडर्ड्स नए डाले हैं. प्लस आप जो कंसोलिडेशन किया करते थे, अब आप एक सब्सिडरी ड्यूरिंग द ईयर खरीदेंगे, यानी एक एसोसिएट एक सब्सिडरी बन जाएगी, या फिर एक सब्सिडरी में कुछ शेयर्स बेच देंगे तो वो एसोसिएट बन जाएगी. डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी या फिर एक्विजिशन ऑफ सम शेयर्स टू मेक एन एसोसिएट अ सब्सिडरी. अब ये चीजें आएंगी. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सडनली नया आ जाएगा कि भाई कुछ ऊपर से उठ के आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है. देयर विल बी नेक्स्ट लेवल टू कंसोलिडेशन. देयर विल बी नेक्स्ट लेवल ऑन टू सम स्टैंडर्ड्स लाइक IFRS 9. वहां थोड़ा सा एडवांसमेंट आपको दिखेगा, लेकिन 60% बेस कम्स फ्रॉम एफआर. अब आपको अगर एफआर में असिस्टेंस चाहिएगी, आपको मुझे बताना पड़ेगा. हम आपको एफआर के उन चैप्टर्स की एक्सेस देंगे. हाँ, एफआर हम पढ़ा नहीं सकते. क्लासेस आर ऑफ 65 to 70 आवर्स, क्योंकि मैंने एफआर को उसमें पढ़ाना चालू नहीं किया है. आप लोग में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एफआर कहीं और से पढ़ के आते हैं, तो आपको बाय डिफॉल्ट एफआर की चीजें मुझसे नहीं पढ़नी है, बिकॉज एवरी टीचर हैज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ टीचिंग. लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि भूल ही गए हो, तो ठीक है ना, फिर तो नॉलेज जीरो है बिल्कुल पीछे से, तो कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होगा. मुझे बताना, आई विल एड यू टू माई क्लास फोल्डर फॉर एफआर. वहां से उसका बेस बनाना, एंड देन यू हैव टू प्रोसीड टू एसबीआर. लेकिन एसबीआर कैसा होने वाला है, ये चीज समझ में आई. इट इज गोइंग टू बी डिस्कर्सिव विद कैलकुलेशंस एंड एवरी टाइम अ न्यू केस. ये आपकी नॉलेज एप्लीकेशन स्टैंडर्ड्स कैसे आप अप्लाई कर रहे हो, उनको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे दिखा रहे हो, दिस इज एसबीआर. So don't expect this is going to be a calculative paper. Yes, calculations will be done, but only calculations is not SBR. अब इसकी तैयारी पे लौटते हैं. क्या चाहिएगा फिर इसके पेपर के लिए? बिकॉज दिस यू हैव क्लियरली सीन कि ये तो भाई लिखना भी मांगेगा,
तो एसबीआर का सिलेबस पहले देख लेते हैं। ये तो बहुत लंबा सिलेबस है। मैं इंटरनेशनली पढ़ाती हूँ, आई डोंट टेक यूके गैप्स, यानी हमें चैप्टर नंबर 23 तक का सिलेबस करना है। डोंट गेट स्कैर्ड। फर्स्ट 3 चैप्टर थियोरेटिकल है पर इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू ये आपने पढ़ा था। नॉन करंट एसेट्स एफआर में आप पढ़ के आए हो। एग्रीकल्चर एंड इन्वेंट्री यू स्टडीड देयर। फॉरेन करेंसी पढ़ के आए हो। लीजेस पढ़ के आए हो। नाउ चैप्टर नंबर 9 एंड 10 आर न्यू। एम्प्लॉय बेनिफिट्स और शेयर बेस्ड पेमेंट्स ये नए हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे मैनेजेबल चैप्टर्स हैं ये। देन चैप्टर 11 ये भी आप देख के आए हो। चैप्टर 12 इट हैज गॉट सम एडवांसमेंट, नॉट दैट कि पूरा ही नया है, थोड़ा एडवांसमेंट है। टैक्स पढ़ के आए हो, सेम है बिल्कुल। सेगमेंट रिपोर्टिंग दिस इज न्यू बट अ स्मॉल चैप्टर। रिलेटेड पार्टीज दिस इज मोस्ट डेडली चैप्टर। ये कुछ उस तरह का है, मेरे पापा के भाई की बहन की ननद की बुआ की लड़का की लड़की की वाइफ का इन्वेस्टमेंट अगर है तो वो मुझसे रिलेटेड है क्या? कुछ उस तरह का है। लेकिन इसमें से अच्छी बात ये है कि 4-5 नंबर से ज्यादा का कुछ आता नहीं है, तो अगर ये बाउंस बैक भी हो जाएगा तो भी आपके हाथ में है पेपर, है छोटा सा ही। देन चैप्टर नंबर 16 शायद इसकी रिकॉर्डिंग ही आधे घंटे की है। इट्स सच अ स्मॉल चैप्टर। चैप्टर नंबर 17 अगेन अ वेरी स्मॉल चैप्टर विद सम 30-35 मिनट्स ऑफ क्लास, पूरा जिसमें सब कुछ कराया मैंने। चैप्टर 18, 19, 20, 21 these relate to consolidation. This is a separate unit you can say. फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ये आप करके आए हो एफआर में, जहां पे आप रेशियोज कैलकुलेट करते हो और उन रेशियोज से कुछ एनालिसिस करके कुछ रिजल्ट्स इंटरप्रेट कर लेते हो। एंड लास्ट इज रीसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वेरी स्मॉल चैप्टर, बहुत इसमें कॉम्प्लिकेसी नहीं है। तो सिलेबस बहुत डुएबल सा है, लेंथ पे देख के घबराना नहीं। और आपको इंटरनेशनल लेना है, यूके गैप्स की नीड नहीं है। फर्दर एक चैप्टर आ जाएगा और थोड़ा सा यूके गैप्स हमारे सिस्टम्स के बहुत अलग है, तो दैट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अडेप्ट टू, लेकिन ठीक है करेंगे। सबसे अच्छी बात, इसका रिजल्ट अराउंड 50% रहता है। एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि इंडिया का, इंडियन स्टूडेंट्स का रिजल्ट एसबीआर का ग्लोबल से बहुत अच्छा रहता है। हमारा 70% प्लस रहता है। 26 स्टूडेंट्स के आसपास बैठते हैं और तकरीबन 20 पास हो जाते हैं। बैच में जरूर आपको 40-50 दिखते हैं, लेकिन वो पेपर ही नहीं देते। तो ये जो पास परसेंटेज है, इट्स नॉट दैट स्कैरी। दिस वाज आवर जून रिजल्ट वेयर 20 स्टूडेंट्स पास्ड एंड अप्रोक्सीमेटली 26 के आसपास ने दिया था पेपर, 26 to 28 ने, एंड द पास परसेंटेज वेंट रियली वेल। लेकिन इन सारे बच्चों में एक खास बात ये थी जो मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन में आगे बताऊंगी, मुझे आपसे क्या उम्मीद है वो। तो पहले क्लास का सिस्टम समझ लो। सबसे पहले कोर्स फीस इसलिए लिखी है सो दैट यू ऑल आर वेरी श्योर कि किसी को कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया है, सबसे 15,000 ही चार्ज है। इसमें क्या क्या होगा, नाउ दिस इज समथिंग न्यू बिकॉज आपने जो ब्रोशर देखा होगा या फिर क्लास ले ली होगी तो मिला होगा ब्रोशर, दैट इज डिफरेंट एंड व्हाट आई एम सर्विंग इज डिफरेंट, बट नाउ समथिंग मोर हैज बीन एडेड। You got something less, you registered based on something less, but something more is being added to it. Number 1, आपको जो प्रॉब्लम सेशंस हैं वो 6 या 4 नहीं है, 8 मिलेंगे। So now because the batch size has increased, अब जहां पे पहले 8-10 बच्चे होते थे एक क्लास में, उनको प्रैक्टिस कराना वर्सेस 20 को प्रैक्टिस कराना, तो सेशन डबल चाहिए। So that is why I have increased the live sessions. उसके अलावा जो टेस्ट्स पहले 4 या 5 होते थे, नाउ आई हैव डबल्ड देम। उसका भी रीजन यही है, जब रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो इस पेपर की प्रैक्टिस अच्छा करना आपके लिए AAA में भी एक बेस बिल्ड करेगा। और एक अकाउंटेंट को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को अकाउंटेंसी तो वैसे ही ग्रिप में होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो 10 टेस्ट्स हैं, इसमें से 5 टेस्ट्स आई विल इवेल्युएट जो बहुत ज्यादा राइटिंग पे बेस्ड होंगे, जिसमें एथिक्स की बात होगी, डिस्कशन की बात ज्यादा होगी, और 5 टेस्ट होंगे जो सिस्टम जनरेटेड होंगे। ये सिस्टम वाले टेस्ट होंगे आपके प्रैक्टिकल एरिया पे,
यानी कि आपने अगर ये प्री पॉपुलेटेड वाला क्वेश्चन किया है, उसके ऊपर आपको 2 टेस्ट मिलने वाले हैं। प्री पॉपुलेटेड आधी बैलेंस शीट को कंप्लीट करना, उसके अलावा कई और एडजस्टमेंट्स में कुछ कैलकुलेशंस होती है जिसी के बेसिस पे आप डिस्कशंस करोगे। इन कैलकुलेशंस के ऊपर बेस्ड सिस्टम में बिल्ड किए हुए टेस्ट्स जो आपको अपने आप आपकी कैलकुलेशन सही है कि नहीं है वो गाइड कर देंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमें हमारी एक तरफ तो कैलकुलेशंस ठीक रखनी है, क्योंकि अगर कैलकुलेशन गलत हुई तो डिस्कशन अपने आप ही गलत हो जाना है। तो एक तो फोकस वहां रखना है, दूसरा फोकस रखना है आप उसको प्रेजेंट कैसे करोगे, लिखोगे कैसे, वो मैं चेक करूंगी। लिखने वाला ये जो 8 सेशंस होंगे, इन 8 सेशंस में से 4 सेशंस मैं लूंगी जहां पे मैं आपको लिखना सिखाऊंगी। 4 सेशंस विल बी टेकन बाय एन एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हु विल टेक केयर ऑफ द कैलकुलेटिव पार्ट, मतलब आपकी प्रॉब्लम्स। और अगर आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं है तो वो आपको लाइव सामने प्रैक्टिस करवाएंगे, आप साथ के साथ प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये कैलकुलेटिव पार्ट आप हैंडल कर सकें। तो कैलकुलेटिव पार्ट में तो जो अप्रोच है वो है, बट यू विल नीड मी मोर इन द राइटिंग पार्ट। तो राइटिंग पार्ट के ऊपर मेरे रहेंगे 4 सेशंस और बाकी कैलकुलेशंस पे रहेंगे 4 सेशंस। सो व्हाट यू हैड एनरोल्ड फॉर, दैट नंबर ऑफ आइटम्स हैव इंक्रीज्ड। मॉक टेस्ट 2 होंगे जो मैं चेक करूंगी, दैट इज सेम। अब बात करते हैं आपसे जो मुझे एक्सपेक्टेशंस है उसकी। ये एक्सपेक्टेशन नंबर 1 है। तो जी ऐसा है कि एसबीआर में अब बैचेस में स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, तो अब मेरा एक्सपीरियंस भी निकल निकल के ज्यादा बाहर आ रहा है कि यार अच्छा ऐसा भी हो रहा है बच्चों के साथ। क्योंकि पहले मॉक टेस्ट पेपर्स तो बाकियों के साथ काम करते हुए कभी चेक किए नहीं थे, अपने सिस्टम में चेक हो रहे हैं, और अब जितने ज्यादा बच्चे उतनी बच्चों के लिए आने वाली प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम विच आई हैव नोटिस्ड इज इंग्लिश। आई एम रियली सॉरी टू से दैट, बट I am seeing a lot of students facing a lot of problem in English comprehension as well as composition. अब ये comprehension क्या है और ये composition क्या है? Comprehension is understanding the question. Literally, आपको शॉक लगेगा सुन के 40% of the students are not able to understand the main requirement of the question. आंसर तो तब ठीक होगा ना जब आप रिक्वायरमेंट को ढंग से समझोगे। आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही नहीं समझ पाए तो आप आंसर क्या करोगे? मैं आपको नॉलेज दे सकती हूँ कि भाई ये स्टैंडर्ड है, ये बोलता है, लेकिन वहां जाके केस को समझना, वो पूछना क्या चाह रहा है, इसको आइडेंटिफाई करना, वो तो आप ही को करना पड़ेगा। इसलिए अगर किसी को भी स्टार्टिंग में ही सिग्नल मिल जाए, ये सिग्नल मैं भी दे दूंगी कि आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं समझा। अगर बार बार में प्रैक्टिस करते टाइम ऐसा लग रहा है कि यार मुझे कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आ रही है, तो आपको इमीडिएटली किसी इंग्लिश टीचर के पास पहुंचना है। मुझे पता है आई एम साउंडिंग वेरी वियर्ड, बट दिस इज नीडेड आपके खुद के करियर के लिए, मेरे लिए नहीं, खुद के करियर के लिए, क्योंकि ये तो शुरुआत है। एसबीएल में, एपीएम में, ट्रिपल ए में क्वेश्चन की ऐसी लैंग्वेज होगी आप समझ ही नहीं पाओगे कि वो पूछना क्या चाह रहा है, यानी आपको बताना क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम। यहां पे भी यही होगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन बोलेगा कंपनी ने एक आइटम है उसको बेच दिया और उसी आइटम को वापस से लीज पे खरीद लिया, लीज पे ले लिया। अब आपको यहां पे 2 चीजें दिखेंगी, क्या सेल ट्रीट कर दी, दैट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि ये सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन है, या फिर प्रॉब्लम ये है कि कंपनी को समझ ही नहीं आ रहा कि इसको पीपीई में डालना है कि इन्वेंट्री में डालना है। क्वेश्चन को देख के समझना पड़ेगा कि यहाँ पे मेन इश्यू क्या है। व्हाट इज द इशू? द इशू इज उनको समझ नहीं आ रहा कि ये सेल एंड लीज बैक है, या उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस असेट को वापस से पीपीई में डालना है, इन्वेंट्री में डालना है, या डी रिकॉग्नाइज कर देना है। और यही बहुत सारे स्टूडेंट्स चूक जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि यार क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा था। तो इंग्लिश पे काम आपको करना पड़ेगा। ये तो बारी आती है कॉम्प्रिहेंशन की। अब जब आंसर बनाने लगते हैं तो सेंटेंसेस ही ठीक नहीं बनते। वाकई कई स्टूडेंट्स की इंग्लिश इतनी कमजोर थी
कि वो जो लिख रहे हैं उसका मतलब बदल जा रहा है बिकॉज ऑफ देयर यूज ऑफ वर्ड्स. द कंपनी कुड हैव डन दिस, यानी कंपनी कर सकती थी. इस सेंटेंस को भी बच्चों ने ठीक नहीं लिखा. कंपनी कैन डू दिस, कंपनी विल डू दिस, दोनों चीजों में बहुत फर्क है. कंपनी कुड हैव डन दिस, ये पास्ट की बात हो रही है, कंपनी कर सकती थी. और आप बोल रहे हो कंपनी विल डू दिस, कंपनी करेगी. दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो गया. एक है जो पास्ट एक्शन की बात कर रहा है, एक है जो फ्यूचर की बात कर रहा है. हम पास्ट पे बात कर रहे थे कि कंपनी ये कर सकती थी, ट्रीटमेंट ऐसा कर सकती थी. कंपनी विल डू दिस ट्रीटमेंट, अरे वो फ्यूचर में करेगी, उसकी बात क्यों कर रहे हैं अपन. पीछे कंपनी ने क्या कर दिया और क्या करना चाहिए था उस पर बात करनी थी. तो सिर्फ ग्रामर ना समझने की वजह से सारी सिचुएशन ही बदल गई. ये सारी चीजें इंग्लिश से रिलेटेड हमने इतना चैलेंज पिछले 3 क्वार्टर्स में देखा है. और एसीसीए को ये चीज रिपोर्ट भी करी है दैट वी नीड टू डू समथिंग फॉर इंग्लिश. और वहां से यही जवाब आया, निधि दिस इज कमिंग फ्रॉम एवरीवेयर. दैट मीन्स दिस इज अ प्रॉब्लम एंड बेटर यू ऑल एक्सेप्ट इट एट द अर्लीस्ट. तो यहां मेरी पहली उम्मीद है आप लोगों से कि इंग्लिश का ध्यान आप लोग खुद रखेंगे. मैंने पिछले क्वार्टर ट्राई किया था इंग्लिश का कोर्स, लेकिन बच्चों ने उसमें आना ही बंद कर दिया. तो ठीक है, चलो एनीवेज. एक्सपेक्टेशन नंबर 2, जहां जहां पे मैं आपको कमेंट्स दूंगी आप उन गलतियों को सुधारेंगे. आई गॉट टू नो फ्रॉम द प्रीवियस बैच कि बच्चे मेरे दिए हुए कमेंट्स पढ़ते ही नहीं है, वही गलती बार बार करते हैं, बार 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 हर टेस्ट में. और मैं वही कमेंट बार बार डाल रही हूँ. पिछली बार गुस्सा होके मैंने इनको लिखा, मैंने कहा यार बार बार मैं सेम ही गलती क्यों करे जा रहे हो. मैंने पिछली बार हाईलाइट किया था, तुमने पढ़ा नहीं. तो पता चला 80% स्टूडेंट्स डोंट रीड माई कॉमेंट्स. फिर मैं देख क्यों रही हूं. व्हेन आई एम राइटिंग, चेंज पैराग्राफ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग न्यू. नेक्स्ट पेपर आता है उसमें भी यही बात होती है. लीज भी उसी पैराग्राफ में, रेवेन्यू भी उसी पैराग्राफ में, फॉरेन करेंसी भी उसी पैराग्राफ में. So whenever I'm highlighting that you need to do this, please work on the corrective steps. Changing paragraphs when a different thing is being talked about, that acts as a pause to your statements. अब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, स्पीच में भी जरूरत होती है ना बीच बीच के पॉज की, या उसको लगातार बोलते जाएं. मैं अगर आपसे सारे एक्सपेक्टेशंस कैरी करूं कि तुम्हें पढ़ना है, क्लास अटेंड करना है, टेस्ट अटेंड करने हैं, सारी की सारी चीजें पढ़नी है, एग्जाम किट भी करनी है, स्टडी टेक्स्ट भी करनी है, एग्जाम देने जब जाओगे तब मेरे को फोन मत करना वरना कोई चीटिंग करने का एलिगेशन लग सकता है, जब पास हो जाओ तो मुझे बता देना, नेक्स्ट पेपर ट्रिपल ए चूज करना, ट्रिपल ए अगर चूज करना है तो यूके वर्जन में करना वरना तुम्हें वहां पे प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं मिलेगा, और अगर टैक्स प्रैक्टिस करनी है तो टैक्स का पेपर की एग्जामेशन मत लेना. This is how the answers are written for us to evaluate. And when I say, please take breaks, please change the paragraphs when you are talking about something else, my humble request, please listen to the comments, the भावनाएं behind the comments. तो मैं आपसे ये उम्मीद कर रही हूं कि आप मेरे कमेंट्स पढ़ेंगे और उनको इतना दिमाग में रखेंगे कि नेक्स्ट टेस्ट में सेम गलती तो एटलीस्ट नहीं हो, वरना कोई फायदा नहीं होगा. एंड यू विल एंड ऑफ द डे ब्लेम मी. मैम आपने बोला नहीं हमें, हम 10-10 बार इनको लिखते ना तो हम ठीक हो जाते. एनीवेज, फिर कंसिस्टेंटली पढ़ना. प्लीज डू नॉट लीव योर कंसिस्टेंसी इन बिटवीन. मेनी स्टूडेंट्स हैव फेस्ड अ फेलियर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. इंटेलिजेंट बच्चे शुरू के 20 दिन जम के पढ़ाई करी और उसके बाद पढ़ना ही बंद कर दिया. मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं क्या दुनिया का कोई टीचर कुछ नहीं कर पाएगा. सो कंसिस्टेंसी आपको रखनी ही पड़ेगी. दैट्स नीडेड. ये सोच के चलना, if I convert the fees into Indian rupees, you are spending good 22,000 on it. उससे ज्यादा तो नहीं है, 20,000 बर्बाद हो जाएंगे.
आपके मूड की वजह से। यस, आई ऑल्सो गेट अपसेट, आई ऑल्सो गेट डिफिकल्ट टाइम व्हेन आई एम जस्ट ओवर बर्डन विद वर्क। तो 2 दिन छुट्टी लेके आती हूँ, तीसरे दिन वापस बैक टू वर्क। डॉक्टर्स भी यही करते हैं। आप लोग कॉमर्स के डॉक्टर्स हो, तो इस डिग्री को पाने के लिए हमें लंबी और परमानेंट छुट्टी नहीं लेनी है। 2 दिन 3 दिन, दैट्स इट, कम बैक एंड कम बैक ऑन ट्रैक। तो ये आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। एंड लास्ट एक्सपेक्टेशन इज आपको सारे टेस्ट्स और मॉक्स देने हैं। आई वॉज ट्राइंग टू ट्रैक कि इस बार कौन लोग पास नहीं हो पाए हैं, जो भी 5-6 बच्चे या 7-8 बच्चे थे। एंड व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड स्क्रॉलिंग डाउन कि यार ये बच्चा मॉक में पास हो रहा था, क्या गड़बड़ करी होगी इसने, तो पता चलता है जी मॉक तो दिए ही नहीं थे, और दिए हैं तो अटेम्प्ट ही नहीं करे। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करा और मुझे दे दिया, क्या फायदा हुआ उसका फिर। सो यू आर पेइंग 15,000 नॉट फॉर द कंटेंट। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, ये एफआर जैसा ही कंटेंट है। कंटेंट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ओपन ट्यूशन पे भी मिल जाएगा। व्हाट यू आर पेइंग फॉर इज द सिस्टमेटिक गाइडेंस, दिस सिस्टमेटिक वे हाउ टू राइट आंसर्स, और आपको कहां इंप्रूव करना है, फॉर दैट यू आर पेइंग। एटलीस्ट डोंट मिस दैट। जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, अगर वही नहीं आप कर रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है फिर क्लासेस का। देन यू नीड टू गो टू ओपन ट्यूशन, और एसीसी ने भी रिसोर्सेज बहुत डाले हैं, उनको देखो, तैयारी कर लो, एग्जाम दे आओ। तो ध्यान रखना है, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज प्लीज डू गिव ऑल टेस्ट्स। मैंने 10 टेस्ट बोले हैं, इनको मिस मत होने देना, स्पेशली उनको मत होने देना जो मैंने चेक करने हैं। मॉक्स चूकना नहीं है। अब बात करते हैं आपके लास्ट आइटम की, कैलेंडर की। तो आपका पेपर है 5 दिसंबर को। अनफॉर्चुनेटली इस बार दिसंबर में कुछ दिन मिल नहीं रहे हैं आपको तैयारी करने के। 7th 8th 9th तक अगर पेपर पहुंच जाता है तो ठीक रहता है, पर वो पहुंच नहीं रहा, 5th को ही आ रहा है, तो ठीक है, व्हाटएवर। अब इसका साइड इफेक्ट ये आया कि हमारे जो क्लासेस के शेड्यूल हैं उसमें मुझे मॉक्स जल्दी लेने पड़ेंगे अब। बट ठीक है, जो भी होगा। क्लासेस के सिस्टम को समझो, दीज आर 8 सेशंस। जहां पे ये मेरी फोटो का आइकन लगा हुआ है ना, ये वाले सेशंस मैं लूंगी। अब आपको कैसे कैसे पढ़ के आना है। फर्स्ट सेशन आपका होगा 28 को, विच इज अ सैटरडे। आई विल टेक इट। मैं चैप्टर नंबर 4 5 8 10 इनकी आपसे प्रॉब्लम्स लूंगी। आपको सिर्फ स्टडी टेक्स्ट करनी है। कैसे? स्टडी टेक्स्ट उठा के नहीं पढ़नी है। स्टडी टेक्स्ट का मतलब है यू हैव टू वॉच द क्लासेस, यू हैव टू रेफर टू द नोट्स एंड लर्न द स्टैंडर्ड, दैट्स इट। तो स्टडी टेक्स्ट वो है, आपको एग्जाम किट नहीं उठानी है। जिस दिन अब हम मिलेंगे, यानी कि 28 सितंबर को जब हम मिलेंगे, मैं अपने आप आपसे एक तो कुछ स्टैंडर्ड्स पूछूंगी कि भाई लर्न हुए क्या, देखो बताओ इस सिचुएशन में क्या लगाओगे, कौन सा स्टैंडर्ड लगाओगे, और आपको तरीका समझाऊंगी कि एग्जाम किट को ऐसे प्रैक्टिस किया जाता है। ये होगा मेरा पहला सेशन। उसके एग्जैक्टली हम 1 वीक बाद वापस मिलेंगे, और इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम किट की प्रैक्टिस मैं आपको फिर कराऊंगी। इस पूरे वीक के लिए मैं आपको दूंगी एग्जाम किट के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को। इसके बीच में एक सिस्टम जनरेटेड टेस्ट भी होगा, ताकि आपका कैलकुलेटिव पार्ट प्रिपेयर होता जाए। अब उसके बाद में लेट्स सपोज आप 13 अक्टूबर की फैकल्टी आपके सामने आएंगे, वो क्या डील करेंगे, वो 6 7 9 12 और 13, इनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है क्लासेस में, नोट्स में, कॉन्सेप्ट को समझने में, वो आप पूछ लेंगे। अब ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तो ज्यादा नहीं आएंगी, तो क्लास तो 1 घंटे की होगी। आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड दैट मटेरियल कि इनसे रिलेटेड उस दिन फैकल्टी आपको क्या प्रैक्टिस कराएंगी। दे विल मेक यू प्रैक्टिस ओनली द कैलकुलेटिव पार्ट। वो आपको एक सिचुएशन दे देंगे, आपको बोलेंगे भाई नंबर बता दो, इसमें रिवैल्यूएशन किया है कंपनी ने, ओसीआई में कितना अमाउंट ले जाना है, चलो कैलकुलेट कर दो। लिखना मैं सिखाऊंगी। तो लिखने वाला जब नेक्स्ट डेट पे 20 अक्टूबर को एग्जाम किट प्रैक्टिस होगी, वहां पे आपको मैं मिलूंगी सामने। यानी जहां फैकल्टी होंगी वहां कैलकुलेटिव चीजें होंगी, और जहां पे मैं पिक्चर में आऊंगी वहां पे हम राइटिंग को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही अब इन इन सारे चैप्टर्स तक आपको राइटिंग आ जाएगी काफी हद तक। कंसोलिडेशन में मोर और लेस वी विल कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन कैलकुलेशन।
क्योंकि वहां का भी राइटिंग पार्ट मैं आपको यहाँ पे वापस से 10 नवंबर को समझाऊंगी। तो तब तक आपको राइटिंग प्रैक्टिस आती जाएगी, आप टेस्ट पे टेस्ट देते चले जाओगे। बट माई फोकस मेनली वुड बी ऑन मेकिंग यू राइट द राइट कंटेंट। ठीक है, किसी को इन 8 सेशन से रिलेटेड कहीं कोई भी डाउट है? एनीवन? नो मैम। मैम टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नो भी मैम। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग? मैम वो हर चैप्टर के मैम टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग करना है। ओके, देखो मैंने जो क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं सिर्फ वही करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना। आई टेल यू व्हाई। बहुत सारे क्वेश्चन स्टडी टेक्स्ट में ऐसे हैं जिनमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, यानी बहुत सारी चीजें उन्होंने ओपन छोड़ रखी हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक पर्टिकुलर आइटम का ये इनको हेल्ड फॉर सेल मानना चाह रहे हैं या फिर इसको पीपीई में ही ले जाना चाह रहे हैं। ये ऐसा भी तो हो सकता था। ऐसी बहुत सिचुएशंस आएंगी बिकॉज इंफॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट इन स्टडी टेक्स्ट। और ऐसा क्यों है? इज इट अ बैड बुक? नो, इट्स दैट जब वो एक टॉपिक समझा रहे हैं ना, तो वो उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके क्वेश्चन बना रहे हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन हो सकता है किसी और पर्सपेक्टिव से अधूरी हो। इसलिए अपने को स्टडी मटेरियल के बाकी क्वेश्चंस नहीं करने हैं, जो मैंने कराए हैं सिर्फ वही करने हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं वो देख चुकी हूं ऑलरेडी। उनका और एग्जाम किट का कोई दूर दूर तक मैच ही नहीं है। ठीक है, और दे आर मोर लाइकली गोइंग टू कंफ्यूज यू, इसलिए उनको मत करो। ओके मैम। ठीक है, और एग्जाम किट छोड़नी नहीं है। अच्छा, ये सारे के सारे कौन कब लेगा कैसे लेगा ये सब क्लियर हो गया? क्लियर क्लियर बाकी? ठीक है, यस यस मैम। मैम। चलो यस मैम। अब आती हूं आपके टेस्ट शेड्यूल पे। तो ये 10 टेस्ट है, इसमें भी यहाँ पे मेरी फोटो का आइकन लगा हुआ है। थर्ड टेस्ट आई विल चेक 29 सितंबर को, यानी कि जब आपका पहला सेशन होगा ना। पहला सेशन कब हो रहा है? 28 को, सैटरडे है। उसके अगले दिन एक कैलकुलेशन बेस्ड आपका टेस्ट होगा, ऑटोमेटिक सिस्टम पे होगा। तो 29 सितंबर को आप वो टेस्ट दे देना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? आपको इस तरह के टेस्ट आपके एसीसी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे भी नहीं मिलने वाले हैं। वहां पे तो क्वेश्चन जैसा एग्जाम में आएगा वैसा वो मांगेंगे। बट लेट मी टेलर आउट माई टाइप ऑफ टेस्ट विच सूट विद माई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। मैं पहले आप लोगों को कैलकुलेटिव पार्ट तैयार करा दूं, ताकि नंबर्स जो यूज करेंगे ना डिस्कशन में वो गलत नहीं हो। तो पहला हमारा फोकस पहले दोनों टेस्ट में इसी पे ही रहेगा। फिर जो तीसरा टेस्ट होगा, इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी एग्जाम किट के कुछ क्वेश्चंस करा दूंगी, आंसर कैसे लिखने हैं वो सिखा दूंगी। तब आप 12 नवंबर को वो मेरे वाला टेस्ट दोगे जिसको मैं चेक करूंगी। तो 12 नवंबर से पहले क्या हमारी राइटिंग प्रैक्टिस होगी? सॉरी, 12 अक्टूबर से पहले होगी। हम 28 सितंबर को भी मिलेंगे, हम 6 अक्टूबर को भी मिलेंगे, और इस बीच में मैं आपसे टच में भी रहूंगी और आप आपकी एग्जाम किट के भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। यानी कि 12 अक्टूबर को जब आप ये राइटिंग वाला टेस्ट करेंगे तो आपके हाथ से कम 10 क्वेश्चंस निकल चुके होंगे। 2-2 करके 4-5 तो मैं ही करा दूंगी क्लासेस में, 4-5 आप खुद करोगे, तो दैट्स इनफ। ठीक है, इसलिए मैंने डेट्स ऐसे ही सेट करी है कि मैं जिस पैटर्न में पढ़ाती जा रही हूं उसके बाद में आपके उस पढ़ाए हुए का इवैल्यूएशन हो जाए। तो स्टडी हब पे आपको ये मिलेगा नहीं, इसलिए आपको स्टडी हब पे अभी नहीं जाना है। वंस यू आर डन विद द सिलेबस, फिर आपको स्टडी हब से क्वेश्चंस उठा के प्रैक्टिस आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये जितने भी मेरे आइकॉन वाले हैं, टेस्ट नंबर 3, 5, 6, 8, 10, ये मैं इवेल्युएट करूंगी। बाकायदा आपको फीडबैक के साथ इवेल्युएशन मिलेगा। ये मेरे जितने भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं दोनों, दे नो दैट कि द फीडबैक विल बी डिटेल्ड इनफ, जहां पे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ क्या गड़बड़ कर गए, मतलब क्या लिखना था और क्या लिखा। ओके, नाउ दिस इज अ शॉक, प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, इस डेट को पोस्टपोन मत करना। आपका पेपर 5 दिसंबर को है। मैंने एक चीज जरूर करी है इस बार, थोड़ा सा अपना बर्डन कम करने के लिए। जो मैं मॉक्स 5 दिन में चेक करके देती थी, आई नीड 1 एडिशनल डे नाउ। तो अब मैं 6 दिन में चेक करके दूंगी, बिकॉज अब पेपर्स का नंबर बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, एंड एवरी क्वार्टर आई एम चेकिंग 600 to 800 पेपर्स टेस्ट्स। तो मेरे साथ हमेशा ये हो रहा है कि कंसिस्टेंटली
आप लोगों के जब एग्जाम के दिन पास आते हैं, आई स्टार्ट वर्किंग फॉर 15 आवर्स। इस बार तो ऐसा हुआ था कि मैं मुश्किल से 5 घंटे सो पा रही थी, तो वो बहुत टायरिंग हो रहा था। एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट वन मोर डे। अब 17th वाला आपको बहुत बैकफायर कर सकता है कि मैम ये तो बहुत जल्दी है। तो उसका कारण बताती हूँ। मैं चेक करके जब पेपर दूंगी, यू शुड गेट सम टाइम टू वर्क ऑन योर एरियाज ऑल्सो। मैं ये चाह रही हूं कि आप लोग जब एक टेस्ट मैं चेक करके भेजूं, उसमें करेक्शंस करो, वापस से उस आंसर को लिखो, ताकि उसको पूरे को लिखने के बाद में आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनर किस तरह की लैंग्वेज एक्सपेक्ट करता है और आपने क्या लिखा था। तो वो इनफ टाइम अगर बीच में होगा, तो जाके जो गलतियां हाईलाइट हुई हैं आपको समझ में आएंगी कि ये गलतियां क्या थी और ये आपको नहीं करनी है। तो 17th वाले के लिए प्लीज फॉरगिव मी, आई जस्ट नीड दैट 6 days की विंडो। और आपको भी 1-2 दिन मुझे देने हैं, ताकि आप उस पर जो फीडबैक दिया गया है यू कैन वर्क ऑन इट। सो दैट्स दी होल आइडिया कि 17th वाला मॉक देना है। सिलेबस और सारे क्वेश्चंस भले ही ना हो, अगर आपने 70% क्वेश्चंस भी कर लिए, यू आर रेडी टू गो विद 17 नवंबर का मॉक। ठीक है, क्षमा प्रार्थी ऑन दिस। ये आपका कैलेंडर मैंने ऐसे भी बना दिया है, सो दैट यू कैन टेक अ प्रिंट आउट एंड देन यू कैन सी कि ये जो भी मेरे आइकन वाला है यानी मेरा टेस्ट है, ये सेशन 2 मेरी क्लास है। टेस्ट 5 इस पे भी निधि लिखा हुआ है, यानी ये इवेल्युएशन वाला है। ये जो टेस्ट 7 SYS है, दिस इज सिस्टम इवेल्युएटेड। एंड देन दी 2 मॉक डेट्स, और ये आपका एग्जाम डे। ठीक है, ये आपको अभी मिल जाएगा, थोड़ी देर में ही ग्रुप पे मैं डाल दूंगी। यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट, कीप इट नियर योर टेबल, या फिर अपने गूगल कैलेंडर में सेट कर लो। डेट अपने आप पॉपअप हो जाएगी कब क्या है, तो रिमाइंडर की तरह सेट रहेगा। चलिए अब आपको LMS से मिलाती हूँ। LMS में सबसे पहले ओरिएंटेशन डाला हुआ है। ये जो अभी अपना ओरिएंटेशन हो रहा है वो सेम यहाँ पे आ जाएगा कल तक। ये क्या है? PER POs लिंक्ड फॉर SBR। ये कुछ नहीं है, ये हमारे बीइंग अ प्लैटिनम लर्निंग पार्टनर एक रिक्वायरमेंट होती है ACCA की, वो हमने यहाँ डाली हुई है। देन प्लानर, ये प्लानर आप लोगों के लिए आ जाएगा। Changes applicable from September 2022 exam. It was just to tell everyone that the changes have been incorporated. You don't have to see it. वो आपको ऑलरेडी क्लासेस के अंदर दिख जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू SBR मैंने ऑलरेडी दे दिया, आप चाहो तो इसको मत पढ़ो, बात बन जाएगी। अब ये सारे चैप्टर आपको चैप्टर नंबर्स की तरह दिख जाएंगे। यहाँ पे ये वो वाले क्वेश्चंस हैं एग्जाम किट के जो आप कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर 11। मैं इसको यहाँ से गायब कर दूंगी, क्योंकि अब आपको मैं जो आपका जो टारगेट है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस बताऊंगी, आपको वो करने हैं। ये मेरे बताने से पहले जो बच्चे आ जाते हैं उनके लिए डालना पड़ता है। ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं। अब आप बोलोगे मैम नोट्स कहाँ हैं? चैप्टर्स के अंदर ही है, ये रहे। आप इस वाले आइकन पे क्लिक करो, डाउनलोड करो। इस वाले आइकन पे क्लिक करो, वो आपको यही देखने में हेल्प कर देगा। दोनों इसलिए डले हुए हैं, यू विल ऑब्वियसली नॉट कैरी योर बाइंडर ऑफ नोट्स एवरीवेयर, लेकिन अगर पढ़ना हो, नोट्स रेफर करने हो, तो आप यहां देख सकते हो। उसके अलावा ये पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हैं। मैंने कुछ 10-15 क्वेश्चंस रिकॉर्ड करके डाले हुए हैं, तो जब आप एग्जाम किट का एक पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें उससे पहले एक बार इसको देख लें। इसमें मैंने अप्रोच डाली हुई है, किसी आंसर करने के लिए सबसे पहले आपको ये कर लेना चाहिए, बुलेट्स बनाओ, अपने आंसर को फॉर्म करने का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करो। वो सारी की सारी चीजें इन क्वेश्चंस में मैंने डिस्कस करी है। तो पहले इनको देखना, फिर एग्जाम किट पे पहुंचेंगे बड़े वाले क्वेश्चंस पे। ये एग्जाम किट लाइब्रेरी आपके लिए है। उसके बाद में आते हैं सेल एंड लीज बैक। ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था कि मैम सेल एंड लीज बैक हमें FR वाला याद ही नहीं आ रहा है, तो मैंने वहां से निकाल के यहाँ डाल दिया। अब आते हैं रूटीन टेस्ट पे। ये वही वाले टेस्ट हैं जो मैं आपको कह रही थी जो चेक होंगे। ये टाइम बाउंड होते हैं, जिस दिन ये होगा उसी दिन खुलेगा। ये देखो, तो ये अपनी टाइम के अंदर ही खुलेगा। देन मॉक टेस्ट पेपर्स, ये भी अपनी टाइमलाइन में ही खुलेंगे। ये आपको दिख रहे होंगे प्री फिल्ड एक्सेल शीट, इसको खोलने की कोशिश मत करना। अब आते हैं रिवीजन पे। बिल्कुल पॉसिबल है जी आप भूल जाओ कि कोई स्टैंडर्ड याद नहीं आ रहा, आगे बढ़ता जा रहा हूं, पीछे का भूलता जा रहा हूं। इस रिवीजन का एंड तक वेट नहीं करना है। I mean, it's not 10th या 20th of November when you should open these revision standards. No. जैसे ही लगे कि यार मैं भूल रहा हूं, खोलो ना एक वीडियो, चलाओ, इसको बार बार चला सकते हो, ब्रशअप हो जाएगा। IFRS 9 का कॉन्सेप्ट
याद नहीं आ रहा यार, पता नहीं कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट का क्या करते थे, डेट एलिमेंट, इक्विटी एलिमेंट, कुछ तो करते थे। इसको ऑन करो, देखो। उसके बाद में अब आपको क्वेश्चंस के साथ अगर रिवीजन देखना है तो दैट हैज बीन डन इन दिस बैच, December 23 बैच में। यहाँ पे विद क्वेश्चंस कुछ हुआ था रिवीजन, इनको देख सकते हो। बट समहाउ आई विल से रिवीजन को आप टुकड़ों टुकड़ों में करो रादर देन एंड में करने के, ताकि जब आप कंसोलिडेशन कर रहे हो तो पीछे का ना भूल जाओ, तो पीछे वाले हिस्से को रिवीजन से देख लो। लास्ट वाले में ये प्रैक्टिस सेशन सितंबर के डले हुए हैं, यहाँ पे अब आप लोगों के आ जाएंगे। यहाँ पे मैं वही वाले डालती हूँ जो मेरे सेशंस होते हैं सारे, उसके बाद में मैंने डालने बंद कर दिए। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आप लोगों वाले सेशंस भी यहाँ नहीं डालूंगी, रीजन बीइंग लाइव आओ, सो दैट यू आर मोटिवेटेड टू कम लाइव। वरना ओरिएंटेशन में भी अब तो मैं देख रही हूँ बच्चा कोशिश कर रहा है कि ओरिएंटेशन भी लाइव अटेंड ना करे, यूट्यूब पे देख लेंगे। तो थोड़ा सा लाइव आने में फायदा ये होगा कि आपकी गलती को मैं करेक्ट कर पाऊंगी। आप लाइव ही नहीं आओगे तो गलती मेरे सामने नहीं आएगी, तो करेक्शन किसका करूंगी? ठीक है, एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? आशुतोष, आपको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स, एग्जांपल्स, बिवेयर ऑफ देम। ठीक है। Okay. So actually, I used to try solve those questions. Well, otherwise it was like the more theoretical subject. So I just used to solve कि बार numbers brush up हो जाए तो interesting हो जाएगा। गॉट योर पॉइंट। नहीं, एक्चुअल में जो आप कह रहे हो ना, बात वही है। स्टैंडर्ड का इतना डिटेल में जाने का कोई लॉजिक नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड में मोटी मोटी चीज क्या है, फिर जब केस आता है ना Right. तो वो बिल्कुल ही अलग आता है। आप नहीं देखोगे ये चीज कि भाई स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस और एग्जाम किट के कहीं भी मैच हो रहे हो। मैच वो पोल्स अपार्ट है नहीं होंगे। बिल्कुल। Exactly. ठीक है, तो वो मैं लाइव प्रैक्टिस कराऊंगी, उसकी अप्रोच बताऊंगी। आपको सिर्फ इतना काम करना है, जो स्टैंडर्ड है उसको लर्न करना है। दूसरा, वो जो पोर्शन लर्न कर रहे हो वो कहना क्या चाहता है वो करना है। ठीक है। Right. Yes मैम। और एफआर की आप एक्सेस लेना, बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम दी सीए बैकग्राउंड, तो हमारी जो एफआरएस और इंडेएस है ना आपने जो पढ़े हैं उसमें गैप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, Correct. तो There are some एफआर का, carve-outs. Yeah. हाँ I agree. वो होगा, वो गैप पक्का होगा, इसलिए एफआर की एक्सेस वी नीड टू गिव यू। ठीक Sure है। मैम। Thank you. Yes मैम। चलिए जी, एनी अदर डाउट? प्लीज प्लीज फील फ्री टू आस्क, बोलो कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट। तो वी हैव टू मीट ऑन 28th और 26th। कौन सी डेट आ रही थी अभी? 28th। सो 28th के लिए द टारगेट चैप्टर्स विच यू हैव टू स्टडी इज 4, 5, 8 एंड 10। ओनली द रिकॉर्डिंग्स, ओनली द नोट्स, दैट्स इट। जो क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए हैं आपको सिर्फ वही अपने हाथ से प्रैक्टिस करने हैं, और इन चैप्टर्स को ज्यादा से ज्यादा करके बैठना, क्योंकि मैं पहले कुछ ओरल क्वेश्चंस पूछूंगी, फिर एग्जाम किट के 2 क्वेश्चंस करेंगे। ओके, समझ गए? समझ Yes गए? मैम। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, Thank you मैम। Thank you. बाय। Bye. Bye, ma'am.